नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर और अपने जमाने के सुपरस्टार रहे अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्होंने सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। वह 98 साल के थे और लंबे समय से उनकी तबीयत खराब थी। इलाज के लिए उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। कई सेलिब्रिटीज के साथ ही नेताओं ने भी उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता श्री दिलीप कुमार जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं प्रशंसकों व परिजनों को संबल दे। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हिंदुस्तानी सिनेमा का एक युग चला गया। दिलीप कुमार साहब का जाना एक अनंत काल तक के लिए ऐसा खाली स्थान है जो कभी न भरा जा सकेगा। देश और सिनेमा आपका सदैव ऋणी रहेगा। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त करते हुए हिंदी सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दिलीप कुमार के रूप में हम सब ने आज एक महान अभिनेता को खो दिया है। वे भारतीय सिनेमा में अपने असाधारण योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे। मनोरंजन जगत के लिए यह अपूरणीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक महान अभिनेता जिनकी भूमिकाएं अलग अलग फिल्मों में देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार काम कर रहा है। वो हर पात्र को जीते थे। भारतीय सिने जगत उनके बिना अधूरा है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश के बुधनी में नया दौर फिल्म की शूटिंग उस समय हुई थी। तब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे कलाकार कभी कभी होते हैं। मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सहकार से समृद्धि मंत्र उन्होंने दिया है और सहकारिता के क्षेत्र की विस्तार के लिए एक नया विभाग उन्होंने बनाया है। बिन सहकार नहीं उद्धार, इस मूल मंत्र को साकार करने में यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और यह बात सच है कि जहां सहकार है वहां ही समृद्धि है। तो सहकारिता के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि सबका साथ बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली स्थित उनके आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस में रहते हुए हार गए थे। उन्हें बीजेपी के कृष्णपाल यादव ने चुनाव हराया था। कृष्णपाल यादव पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोगी भी रहे हैं। वहीं सिंधिया अब मंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले उन्हें चुनाव हराने वाले बीजेपी सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ जितने भी हमारे सहयोगी जो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भारत की एकता अखंडता के लिए और भारत के जो गरीब पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उसके हितों की रक्षा के लिए उन तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। नई नई योजनाएं बनाएंगी और कैसे हमारा देश एक दिन विश्वगुरु बने इसके लिए काम है। और शिकस्त मैंने नहीं दी थी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत की थी। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। उनकी रीति नीति के कारण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। और आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी दायित्व जिस भी कार्यकर्ता को देती है वो अपनी दायित्व का पूरी तरह से अच्छे से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदों के बीच छत्तीसगढ़ की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यहां से अभी एक मंत्री हैं। प्रदेश बीजेपी को लग रहा है कि कम से कम एक और सांसद को मंत्री बनाने का मौका मिल सकता है। यहां 3 नेताओं अरुण साव, विजय बघेल और सरोज पांडे के नाम की चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन की ओर से एक नाम मांगा था। प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने प्रदेश भाजपा की ओर से बिलासपुर सांसद अरुण साव का नाम प्रस्तावित किया है। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की ओर से दुर्ग सांसद विजय बघेल का भी नाम अपनी ओर से प्रस्तावित किया गया है। इस बीच राज्यसभा सांसद सरोज पांडे आनन फानन में दिल्ली पहुंच गई हैं और बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में किसी बड़े नेता ने उन्हें दिल्ली आने को कहा था। हालांकि अभी तक तीनों में से किसी के पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आने की पुष्टि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं में सुपोषण के लिए वजन त्योहार मनाया जा रहा है। कुपोषण मुक्ति के लिए 7 से 16 जुलाई तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन कर उनके पोषण स्तर का पता लगाया जाएगा। वहीं 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा। कुपोषित बच्चों और एनीमिक माताओं का चिन्हांकन कर 100% पीड़ितों को कुपोषण से मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे यदि मजबूत होंगे, ताकतवर बनेंगे, हमारी जो बेटियां हैं उसमें यदि खून की कमी दूर होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ मजबूत बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आप जैसे वरिष्ठ नेता इसमें उपस्थित हुए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस कार्यक्रम का महत्व कितना है। मैं पुनः आपको और पूरे वहाँ जो बैठे हुए सब नमस्कार सर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं बीरगांव सेक्टर से केंद्र क्रमांक 20 की कार्यकर्ता नीरू परगनिया बोल रही हूँ सर। हाँ बताइए, अपना अनुभव बताइए। मैं 2012 से आंगनबाड़ी में नियुक्त हूँ सर। तो अभी आप ये बताइए कि आपके आंगनवाड़ी में कुपोषण की स्थिति पहले कैसे थी, कितने बच्चे थे, कितने उभरे हैं, अभी वर्तमान स्थिति क्या है और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे उसको कम करना चाहते हैं? सर, पहले मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में 7 मध्यम कुपोषित बच्चे थे सर, और गंभीर कुपोषित तो नहीं थे मेरे केंद्र में। उसमें से 5 बच्चे मेरे सामान्य हो गए हैं सर। उसमें से 2 बच्चे अभी भी मध्यम कुपोषित में है सर। उन मध्यम कुपोषित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की लाभ दिलाते हैं सर, और रेडी ट्वीट तो हम आंगनबाड़ी में बांटते ही हैं सर। और जब आंगनबाड़ी संचालित होते हैं तो उसको गर्म भोजन प्रदान। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की वैभवशाली और समृद्ध संस्कृति के विभिन्न आयामों को सहेजने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति को नई पहचान दिलाने में और भावी पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित कराने में सहायता मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को संस्कृति विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में निर्देशित दिया कि लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य सहित विभिन्न विधाओं के कलाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस डिजिटल लाइब्रेरी में विशेषज्ञों की सहायता से संकलित की जाए। आयकर विभाग की धारा 147 और 148 को समाप्त किए जाने के बाद करदाताओं को बड़ी राहत मिल गई है। इसके तहत अब आयकर विभाग 3 साल से अधिक पुराने मामले की पुनः जांच नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि इस साल आम बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी और 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया गया है। आयकर के नए नियमों के अनुसार अब 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 5 साल के नोटिस का अधिकार खत्म हो गया। मगर आयकर विभाग को अगर 50 लाख रुपए से अधिक के टैक्स चोरी का संदेह है तो वह 10 साल पुराने मामलों की जांच कर सकता है। इसके लिए उच्चाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। उधर भिंड कांग्रेस ने पूर्व विधायक हेमंत कटारे के नेतृत्व में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पूर्व मंत्री सोनक्ष, विधायक सज्जन वर्मा
के खिलाफ हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल नसरुल्लागंज मेघावर मार्ग पर पड़ने वाला पाड़ा पुल को स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए मंत्री ने चालू करा दिया था। कांग्रेसी नेता हेमंत कटारे का कहना है कि विधानसभा के सदस्य के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष और शासन के बिना अनुमति की एफआईआर करना असंवैधानिक है। एफआईआर वापस कराने को लेकर भिंड कांग्रेस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ और सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर के माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया राज्यपाल जी महोदय के नाम। और आज का विषय यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस प्रशासन द्वारा नसरुल्लागंज के अंतर्गत हमारे आदरणीय नेता सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कि पूर्व मंत्री भी थे, कांग्रेस के शासन में मंत्री रहे और वर्तमान में विधायक भी हैं, उनके ऊपर नियम विरुद्ध तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। उसको निरस्त करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है और साथ ही ये मांग भी करी है यदि ऐसे इसको निरस्त नहीं किया जाता। इंदौर में कोरोना महामारी में सबसे अधिक आवश्यकता अस्पतालों को ही पड़ी है और इसी कड़ी में विधानसभा 2 में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 500 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन किया, जिसके बाद विजयवर्गीय ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही सकें और इसीलिए संदौप के 500 बेड का अस्पताल दिया जा रहा है, क्योंकि महंगे अस्पतालों में आम आदमी महंगा इलाज नहीं करवा पाते हैं और इसीलिए इस अस्पताल की नींव रखी जा रही है। और इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ठेकेदार से विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि इसे मजबूती प्रदान करें, क्योंकि इसमें कोई भी राजनीतिक कमीशन नहीं है। और इस दौरान विजयवर्गीय ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को नकारात्मक विचार वाला भी कहा। मजदूर लोगों के लिए बन रहा है, एक आम आदमी जो मजदूरी करता है, जिसकी ईएसआई भी करती है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इंदौर के लिए मैं समझता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। आज के समय में मेडिकल सुविधाएं आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। यदि वो प्राइवेट सुविधाएं लेना चाहता हो तो आम आदमी से बहुत दूर होगी। और यहाँ के विधायक माननीय रमेश जी ने बहुत ही छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में उलटफेर का खेल जारी है। एक सप्ताह तक कम टेस्ट के बाद सरकार ने फिर से जांच का दायरा बढ़ाया है और ऐसे होते ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी पहले से अधिक हो गई है। रायपुर जिले में ही 24 घंटे के अंतराल में 13 नए मरीज मिले हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को दिन भर में 37,624 नमूनों की जांच हुई। इसी बीच 322 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और इस तरह कोरोना संक्रमण की दर 1% से नीचे बताई जा रही है। प्रदेश भर में 5 मरीजों की मौत भी हुई है। ये मौतें रायपुर, धमतरी, सरगुजा और बलरामपुर जिलों में हुई हैं। एक दिन पहले यानी सोमवार को सुबह में 31,557 नमूनों की जांच हुई थी। उस दिन नए संक्रमितों की संख्या 319 ही थी। इससे पहले रविवार को प्रदेश भर में 229 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। केंद्र सरकार के आदेश के बाद रायपुर एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम ने बलौदा बाजार का जायजा लिया। टीम कोरोना के संभावित तीसरी लहर के तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है और इस दौरान टीम ने बलौदा बाजार के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, जिला चिकित्सालय और पलारी के फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया। जांच के दौरान जिला डेडिकेटेड कोविड सेंटर और नियोनेटल और पीडियाट्रिक्स के लिए वेंटी सर्किट की जरूरत बताई और इसके अलावा टीम ने कोविड अस्पताल को पीडियाट्रिशियन की सहायता से अपग्रेड करने को कहा है। हालांकि टीम डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की आईसीयू से संतुष्ट हुई है। रायपुर एम्स में 2 नए उपकरण पहुंचे हैं और जिसके बाद अब मरीजों का इलाज करने में आसानी होगी। इससे लेकर रायपुर एम्स के डॉक्टर ने विस्तार से पूरी जानकारी दी। हम आपको ये बताना चाहता हूं, हम 2 नया इक्विपमेंट हमने डिपार्टमेंट में इंस्टॉल किया है। ये जो इक्विपमेंट है ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के लिए बहुत एडवांस इक्विपमेंट है। ये इक्विपमेंट शायद छत्तीसगढ़ में और भी कोई एरिया में नहीं है। इसमें जो पहला इक्विपमेंट है वो है बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी विद डिफ्यूजन। बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी से हम क्या करेंगे, हम लंग का कैपेसिटीज मेजर करते हैं।
ये जो कैपेसिटी मेजर करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई बीमारी है, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, आपको पता है जो कोविड है, कोविड में भी लंग फंक्शन का इम्पेयरमेंट होता है। ये दोनों बीमारी के लिए जो बॉडी पेलेसिस्मोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम कितना इम्पेयरमेंट और कितना डैमेज हुआ लंग में कोविड के बजाय वो हम बता सकते हैं। उसके साथ हम डिफ्यूजन स्टडी करेंगे। डिफ्यूजन मतलब हमारा जो शरीर में जो फेफड़े कितना ऑक्सीजन एयर से ब्लड के अंदर डाल सकते हैं, वो कैपेसिटी मेजर करते हैं। आपको पता है जो कोविड में ये जो कैपेसिटी होता है, डिफ्यूजन का जो कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। तो हम जब कोविड का पेशेंट को ये जांच करेंगे तो हम पता चलेंगे कितना तक ये नुकसान पहुंचा है कोविड के बजाय। दूसरा चीज़ हमने इक्विपमेंट जो इंस्टॉल किया है वो है फोर्स ऑसिलेशन टेक्निक। ये क्या है, जैसे स्पायरोमीटर तो आपको पता है जो बेसिक इक्विपमेंट है, उसमें पेशेंट को फोर्सफुली सांस छोड़ना पड़ता है। बट इसमें क्या है, पेशेंट अपने आप नॉर्मल सांस लेंगे, और जब नॉर्मल सांस लेंगे उसी टाइम जो साउंड वेव है पेशेंट का सांस के साथ अंदर फेफड़े में जाएंगे। ये जो फेफड़े में जाएंगे, ये साउंड वापस आने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके हम पता करेंगे फेफड़े का क्या कंडीशंस है। ये जो जांच है ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली कोविड केसेस और जैसे सीओपीडी ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट में। ये जांच से हमें पता चलेगा कि पेशेंट का जो स्मॉल एयरवेज फंक्शन है वो कैसे इम्पेयर्ड हुआ, मतलब खराब हुआ, ये अच्छा है, ये पता चलेगा। लगातार बढ़ रहे तेल की कीमतों ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दी है। बुधवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद भोपाल में पेट्रोल 108.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे तेल की कीमतों पर आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर चीज़ अब महंगी हो गई है। इवन गाड़ी भी अब ऐसा है कि पहले एक हफ्ता चल जाता था, अब तो हर दिन आके अपन डलवाई रहे। इनसे पहचानी हो गई, अब तो दोस्त यारी हो गई, इनसे इतना ज़्यादा हो गया। पेट्रोल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बहुत दिक्कत है सर। पेट्रोल सरकार को तो इसमें एकदम मतलब बहुत कम पे लेके आना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ों का रेट इसी कारण से ही बढ़ रहा है। अब जैसे दूध का रेट भी बढ़ गया 2 रुपये, गैस का रेट भी बढ़ ही रहा है, आपको ही मालूम है। तो अब सरकार को तो कम करना चाहिए, अब नहीं कर रही है, अब क्या करें अपन। बहुत दिक्कत है। अब ये सब क्या कि नेसेसिटी है ये सब चीज़ें, बिना पेट्रोल के तो अपन अब जी भी नहीं सकते, ऐसा हो गया। गाड़ी जरूरी हो गया, ऐसा है। दिक्कतें तो इतनी हो रही हैं कि मुझे लग रहा है कि गाड़ी घर रखना होगा और बस वगैरह का यूज़ करना होगा। लेकिन बसेस की भी चार्जेस बढ़ेंगे तो आम आदमी तो बहुत परेशान है। मैं गवर्नमेंट से चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को लाना चाह रहे हैं, अगर ये मोटो है गवर्नमेंट का पेट्रोल के रेट बढ़ाने का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को रेट कम करें। आज मैं कार देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक कोई भी कार 15 लाख से नीचे की है ही नहीं। बाइक देखो तो वो भी 1.5 लाख तक जा रही है। तो कुछ अगर इस प्लान किया है अगर गवर्नमेंट ने और फिर रेट बढ़ा रही है, क्योंकि कच्चे तेल के रेट इतने नहीं बढ़े हैं कि 100 से ऊपर 100 से ऊपर चला जाए पेट्रोल। तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। अगर प्लान है तो एक पर्टिकुलर प्लान हो जिसमें आम इंसान सरवाइव कर पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब देखो सर, ये कोरोना काल में सैलरी तो बढ़ी नहीं है, सैलरी तो और कम हुई है। तो पेट्रोल के रेट लेकिन आज देखो तो 80 से अपन 130 रुपये बढ़ गए हैं। और भी सभी चीज़ों में पेट्रोल के कारण हमारा ये खाद्य तेल हो रहा है, खाने का तेल हो रहा है, ऑयल हो रहा है, वो कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया, मतलब डबल रेट बढ़ गए। तो सर्वाइव अब मजबूरी करें क्या। हो सकता है कुछ समय बाद आत्महत्याएं होने लगे, क्योंकि जब इंसान घर परिवार ही नहीं चला पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट शायद लेट हो जाएगी, जागेगी कि नहीं ये भी पता नहीं है अभी तो। खबर एमपी के मंडला से है, जहां एक तरफ जिला प्रशासन मानसून आने के पहले जिले के किसानों के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, तो वहीं मंडला जिले के बिछिया विकासखंड से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रख दी है। जिले के बिछिया में किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। किसान 15 दिनों से विपणन संघ के गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। किसान खाद लेने के लिए 15 दिनों से गोदाम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल रही है। किसानों के विपणन गोदाम प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी खाद लेने के लिए प्रभारी के पास जाते हैं तो अधिकारी हर बार उनसे खाद के नाम पर जरूरी दस्तावेज मांगते हैं, जबकि वो लोग पहले भी कई बार दस्तावेज जमा कर चुके हैं, लेकिन गुम हो गया है बोलकर बार बार दस्तावेज फिर से मंगाए जाते हैं।
सर हम लोग तो फोटो कॉपी कर करके यहाँ जमा करते हैं, तो एक बार कर दिए और आज फिर भी बोले कि दूसरा लेके आओ, कहाँ गुम गया बोल रहा था, तो फिर आज खिंचवा के लाए हैं, तो अब कर रहे हैं कि जमा नहीं ले रहे, आज नहीं करेंगे जमा। ऐसे मतलब 2 सप्ताह हो गए परेशान होते होते हम लोग ये खाद के चक्कर में। एक बार तो गुम गया, तो फिर हम कहे गुम गया तो फिर लाए 2 बार, और अभी देख रहे हैं यहाँ सब पूरा जनता देख रहे हैं कि यहाँ जलाए हुए टुकड़ा मिल रहे हैं, कि पट्टा का टुकड़ा मिल रहा है और ये आधार कार्ड का टुकड़ा मिल रहा है, ये वो कहाँ मिलेगा, सब तो यहाँ आग से। तो किसानों को खासतौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद न मिलने की वजह से लगातार किसान परेशान हो रहे हैं और उसी को लेकर के किसान एकत्रित हुए हैं। ये जब किसान केंद्र पर खाद लेने पहुंचते हैं तो अधिकारी उन्हें बार बार टहला देते हैं, उन्हें दस्तावेज लाने की बात कही जाती है, जबकि किसानों का आरोप है कि अधिकारियों को दस्तावेज पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं और लेकिन परेशान करने के लिए फिर से अधिकारी बार बार वही बात कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से देखा गया कि अभी किसान जो बता रहा था कि यहाँ पर दस्तावेजों को जला भी दिया गया है, आधार कार्ड जिस तरीके से जो थे वो जले हुए पाए गए हैं केंद्र के बाहर, और उन्हीं को लेकर के किसानों में कहीं न कहीं रोष भी व्याप्त हुआ और किसान केंद्र के बाहर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। एमपी में रीवा के अमहिया सिरमौर मार्ग पर बीती रात एक महिला ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। बीच सड़क पर खड़ी महिला हर आने जाने वाले वाहनों को रोक रही थी और जिसके चलते जाम की स्थिति पैदा हो गई। रीवा में शराब के नशे में धुत एक महिला ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा मचाया। इससे बीच बाजार में ट्रैफिक जाम हो गया और घंटों दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। महिला समझने को तैयार नहीं थी और जैसे ही उसे हटाने का प्रयास किया जाता सड़क पर लेटकर आत्महत्या की धमकी देने लगती। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। ये पूरा मामला अमहिया थाना क्षेत्र का है। महिला का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। मिली थी राहगीरों के द्वारा कि अमहिया सिरमौर मार्ग पर एक महिला जो है संभवतः नशे की हालत में जो है उत्पाद कर रही है और आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रही है। उसकी स्वयं की सुरक्षा को देखते हुए और कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को देखते हुए तत्काल महिला सब इंस्पेक्टर किरण कामले के साथ स्टाफ को भेजा गया। वहां पर उन्होंने जो है उस महिला को वहां से लेके और सुरक्षित घर पे पहुंचाया और घर वालों को समझाइश देकर जो है वहां पर छोड़ा गया। किल ड्रग्स अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में शिवपुरी के देहात थाना पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। स्मैक की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है और इसके साथ ही देहात थाना पुलिस ने आरोपी के पास से एविल से भरे इंजेक्शन सहित नशे में प्रयोग आने वाली सामग्री के साथ 12 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। तो किल ड्रग्स अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में शिवपुरी के देहात थाना पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और स्मैक की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही देहात थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपी के पास से एविल से भरे इंजेक्शन भी बरामद किए हैं और इसके साथ ही अन्य नशे में प्रयोग आने वाली सामग्री को भी बरामद किया है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 12 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक किल ड्रग्स अभियान हमारे द्वारा 1 महीने से चलाया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में हमारे द्वारा स्मैक बरामद की गई है। आरोपियों को भी दबोचा है। इसी क्रम में कल देहात थाने में भी एक आरोपी से हमें 10 ग्राम के आसपास स्मैक मिली है, प्लस 12 मोबाइल उनसे प्राप्त हुए हैं और कुछ सिरिंज, कुछ शीशियाँ, कुछ एविल के इंजेक्शन, कुछ नशीले इंजेक्शन, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें मिली है। उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 10 मोबाइल मिले तो आगे ऐसा क्या करना है? कितने सारे मोबाइल? ये 12 मोबाइल प्राप्त हुए हैं। अब उसका अभी विवेचना हम कर रहे हैं कि किनके मोबाइल हैं, वहाँ उनके पास क्यों थे, ये सारी चीजें देख रहे हैं। संभवतः इनके यहाँ जो नशीले पदार्थ। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।